हेलो एवरीवन। सो एज यू ऑल नो, हम लोगों ने एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम लोग कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को कवर अप करते जा रहे हैं, कीपिंग इन माइंड द अपकमिंग एग्जामिनेशंस ऑफ सीए फाइनल, जिसमें हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलेवेंट है। सो आई होप आप लोगों ने लास्ट जो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं वो प्रॉपरली समझे हैं एंड डाउट्स तो हम लोग ले ही रहे हैं साथ साथ। आज जो टॉपिक मैं शुरू कर रही हूँ दैट इज मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, दैट इज मैट, which is given in section 115 JB of the Income Tax Act. Before starting with the provisions, let us first in short discuss that what is the crux of MAT. MAT क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके पीछे की क्या कहानी है, थोड़ा सा हम पहले बात करेंगे एंड देन फिर हम प्रोविजंस के ऊपर चलेंगे। सो मैट इज बेसिकली, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। सो मिनिमम मतलब कम से कम, ऑल्टरनेट मतलब इट इज अ काइंड ऑफ ऑल्टरनेट टैक्स, एंड टैक्स तो हमें पता ही है। सो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स दैट इज मैट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर कंपनी असेसीज। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया कंपनी असेसीज के लिए? कि दिस इज अ काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव टैक्स विच इज टू बी पेड बाय द कंपनीज। किस पे एप्लीकेबिलिटी है, किस पे नहीं है, ऑफ कोर्स वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर, बट मैट इज एप्लीकेबल ऑन कंपनी असेसीज। Why was MAT introduced? This is the first question which comes into our mind, because whenever we are doing these things practically, हम लोगों ने आर्टिकलशिप में भी कहीं ना कहीं देखी होंगी ये सब चीजें, और आगे भी आप जब प्रैक्टिस में जाएंगे या आगे भी आप जब जॉब में जाएंगे, किसी भी कंपनी का जब इनकम टैक्स रिटर्न बनाया जाता है या किसी भी कंपनी का जब इनकम टैक्स कंप्यूटेशन किया जाता है, वो बेसिकली दो अलग अलग सिस्टम्स के हिसाब से बनाना पड़ता है। एक जो आपका नॉर्मल कैलकुलेशन है पीजीबीपी और बाकी के सारे कॉन्सेप्ट्स और बाकी के सारे प्रोविजंस, अलाउंसेस, डिसअलाउंसेस, उन सब के हिसाब से, और दूसरा आप बनाते हो आपका मैट के हिसाब से, दैट इज योर 115 जेबी के हिसाब से। तो सबसे पहले तो दिक्कत ही हमको ये आती है दैट why do we need an alternative tax system or an alternative taxation for the company assessees? So this particular tax, that is MAT, was introduced for companies, keeping in mind those companies who were earning profits in their books, were distributing dividends but were not paying tax or were paying very less tax. So basically क्यों शुरुआत हुई थी मैट की, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, अगर हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स दैट इज मैट उन पर्टिकुलर कंपनीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था जिन कंपनीज के बुक्स में तो प्रॉफिट हो रहा था, मतलब अगर आप उनकी बुक्स देखो तो बुक्स में तो प्रॉफिट था, लेकिन इनकम टैक्स में जब वो अपना इनकम ऑफर करते थे, दैट इज योर जीटीआई, टीआई जिसको आप कहते हो, वहां पर अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स, अलग अलग तरीके के रिबेट्स, एग्जेम्पशंस क्लेम करके, वी ऑल नो, हम लोगों ने पढ़ाई है कहीं ना कहीं, इनकम टैक्स में बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। सो उनके थ्रू, उन पर्टिकुलर बेनिफिट्स के थ्रू उनकी इनकम टैक्स में इनकम बहुत ही कम हो जाती थी। तो इन शॉर्ट हो क्या रहा था दैट कंपनीज प्रॉफिट तो कमा रही थी, लेकिन वहां पर जब टैक्स देने की बात आ रही थी, जब इनकम टैक्स देने की बात आ रही थी, तब कंपनीज कुछ ना कुछ तरीके से अपनी टैक्स को अवॉइड कर सकती थी। अवॉइड इन द सेंस उनको टैक्स नहीं भरना पड़ रहा था, और बुक में तो प्रॉफिट था, डिविडेंड तो बढ़ रहे थे, शेयर होल्डर्स को तो फायदा हो रहा था। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये लगा कि यार ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ, हमने फायदे दिए हैं वो तो ठीक है, लेकिन कंपनी तो ग्रो हो रही है, प्रॉफिट तो हो रहा है, डिविडेंड तो बढ़ रहा है, और हमको उसमें से कोई भी शेयर नहीं मिल पा रहा। सो व्हाट दे स्टार्टेड एन ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम, और यू कैन से ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन, दैट इज मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, या जैसा कि हम नॉर्मली बोलते हैं बोलचाल की भाषा में मैट, जिसमें आप एक और पूरे सिस्टम से टैक्स निकालते हो, जो हम अभी पढ़ेंगे आगे कि कैसे निकाला जाता है। सो बेसिकली एवरी कंपनी नाउ हैज टू कैलकुलेट टैक्सेशन बाय टू मेथड्स। पहला जो आपका रेगुलर टैक्सेशन के प्रोविजंस हैं, दैट इज योर रेसिडेंशियल स्टेटस, और इन सब चीजों को ध्यान में रख के जो आप जीटीआई, टीआई, देन रेट एंड वो सब पूरा लगाकर निकालते हो। एंड सेकेंड इज एज पर दिस प्रोविजन, यहाँ पर आपको स्पेसिफिक कैलकुलेशन का तरीका दिया गया है,
और क्योंकि इसका नाम है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मतलब आपको कम से कम इतना टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। मतलब अब कोई भी कंपनी अगर उसको बुक में प्रॉफिट है, भले ही फिर इनकम टैक्स में इनकम ऑफर हो रही है या नहीं हो रही है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर उसको बुक में प्रॉफिट है, इफ इट इज हैविंग बुक प्रॉफिट्स, व्हाई एम आई स्ट्रेसिंग ऑन बुक प्रॉफिट, दैट वील गेट टू नो, बट इफ इट द कंपनी इज हैविंग बुक प्रॉफिट्स, इट हैज टू पे टैक्स व्हिच इज मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। आ रहा है समझ में? सो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, दैट इज मिनिमम, कम से कम, अल्टरनेट is a different taxation from your regular taxation scheme। तो ये मतलब क्या निकला हमारा इन शॉर्ट कि अगर आप कोई भी कंपनी का असेसमेंट कर रहे हैं तो आप दो तरीके से टैक्स कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला आपके रेगुलर प्रोविजंस के हिसाब से, दूसरा मैट प्रोविजंस के हिसाब से जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। दोनों में से जो ज्यादा अमाउंट रहेगा, शॉर्ट में हम इस तरीके से समझ सकते हैं, दोनों में से जो ज्यादा अमाउंट रहेगा उतने का आपको टैक्स पे करना है। तो कम से कम इतना टैक्स तो पे करना ही है। तो अगर सपोज ऐसा हो जाता है कि इनकम टैक्स के हिसाब से आपका टैक्स निकल के आ रहा है 1 लाख रुपीज और मैट के हिसाब से आपका टैक्स आ रहा है 1,20,000, तो क्या बोला उन्होंने? मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। तो मिनिमम मतलब कम से कम इतना तो देना ही है, तो कम से कम आपको 1,20,000 तो देना ही पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? तो इसको शॉर्ट में हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि नॉर्मल प्रोविजंस और मैट प्रोविजंस व्हिच एवर इज हायर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैट is governed by the provisions of section 115JB and it is applicable in case of a company whether it is a domestic or foreign company। कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जिनमें नॉट एप्लीकेबल है जो हम आगे बात करेंगे, बट जनरली अगर हम बात करें तो यस इट इज एप्लीकेबल ऑन बोथ डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज। एंड इन केस ऑफ मैट द टैक्स इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ योर बुक प्रॉफिट। अंतर क्या है ध्यान से समझना है। जब हम हमारे रेगुलर इनकम की बात करते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं टोटल इनकम पर। मतलब आप अगर थोड़ा सा याद करें हम समझें तो जो हमारी इनकम टैक्स की लायबिलिटी निकाली जाती है, जो हमारे रेगुलर प्रोविजंस हैं, वो कैलकुलेट करी जाती है हमारे टोटल इनकम के ऊपर। मैट उन्होंने लगाया है हमारे बुक प्रॉफिट्स के ऊपर। तो दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर है टोटल इनकम, मतलब जो आपकी रेगुलर इनकम टैक्स की रेट्स हैं, हम अलग अलग रेट्स पढ़ते हैं, डोमेस्टिक पे अलग, फॉरेन पे अलग, किसी केस में 25, किसी केस में 30। सो वो जो सारी रेट्स हैं वो सब टोटल इनकम पर अप्लाई होती हैं। मैं क्या कह रही हूँ, मैट इज एप्लीकेबल ऑन बुक प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। नाउ व्हाट इज बुक प्रॉफिट? अगेन दिस इज गिवन इन सेक्शन 115JB जो कि हम अभी आगे बात करेंगे। रेट विल बी 15% of the book profits and in this case book profits are assumed to be the total income। अगर आप मैट कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना रहेगा। वो कैसे करेंगे अभी हम आगे समझेंगे। Once you have calculated the book profit, उस पर्टिकुलर बुक प्रॉफिट पर आप 15% का रेट लगाओगे और यही बुक प्रॉफिट एक तरीके से आपकी टोटल इनकम का काम करेगा। अब थोड़ा सा कंपेयर करो, यहाँ पर बहुत बार एक बहुत बेसिक सी मिस्टेक है जो नॉर्मली बच्चे करते हैं। आप लोग हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं इन चीजों पर भी फोकस करते जाऊंगी, बिकॉज कंसेप्ट्स, बहुत बार कंसेप्ट्स हमारे क्लियर होते हैं पर वहां पर मतलब जब हम प्रैक्टिकली सॉल्व कर रहे होते हैं क्वेश्चंस को, तो नॉर्मली ये सब चीजें सिस्टम में तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है ना, तो हम बहुत ज्यादा चीजों को ध्यान से नहीं भी देखते हैं कभी कभी। तो हमें ये स्पेसिफिकली ध्यान में रखना है जो हम वहां पर मिस्टेक कर सकते हैं, मतलब एग्जाम में लिखते समय हम क्या मिस्टेक करते हैं। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो मैंने नोट करी है। सबसे पहली चीज तो हम नॉर्मली भी सरचार्ज लगाना भूल जाते हैं, ठीक है, और मैट में तो वो और खासा कर देते हैं। तो सरचार्ज क्या होता है तो हम जानते हैं, जब भी आप इनकम लगाते हो तो आपको, अगर इनकम टैक्स लगाते हो तो आपको चेक करना होता है कि क्या हमारी इनकम एक स्पेसिफाइड लेवल के ऊपर है। अगर उस स्पेसिफाइड लेवल के ऊपर है तो आप सरचार्ज लगाते हो, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक विच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। क्या करना है हमको, हमने क्या बात करी कि दो तरीके से आप टैक्स निकाल रहे हो। पहला है टोटल इनकम। टोटल इनकम आपने जो आपके रेगुलर टैक्स प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से निकाल ली, उस पर आपने जो भी एप्लीकेबल रेट है वो लगाया। बच्चे ने बराबरी से सरचार्ज का ध्यान रखा। टोटल इनकम जिस स्लैब में आ रही थी अकॉर्डिंगली सरचार्ज लगाया। दो अलग अलग रेट्स होते हैं सरचार्ज के, है ना। डोमेस्टिक कंपनी है तो भी दो अलग अलग रेट्स हैं और फॉरेन कंपनी है तो भी दो अलग अलग रेट्स हैं। जो रेट एप्लीकेबल है वो लगाया और आपका सेस लगाया एंड प्रॉपरली कैलकुलेशन कंप्लीट किया। जब हम बुक प्रॉफिट्स पर आते हैं तब हम ये चीज भूल जाते हैं कि मैट के
केस में भी सरचार्ज एप्लीकेबल होता है. इन मेनी केसेस वी टेंड टू फॉरगेट दिस थिंग दैट सरचार्ज इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ मैट. देयर आर स्टूडेंट्स हु आर seriously in this point, they are confused that they think that if we have applied 15% of MAT then it is the final rate. No, 15% एक तरीके से आपका टैक्स का रेट है. ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से समझो कि ये आपकी टोटल इनकम है जो आपने नॉर्मल प्रोविजन से निकाली, ये आपका बुक प्रॉफिट. नाउ ये बुक प्रॉफिट एक तरीके से आपकी इनकम हो चुकी है. ठीक है, जैसे आप यहाँ पर टैक्स लगाते हो, फिर सरचार्ज लगाते हो, अगर रिलीफ है तो रिलीफ माइनस कर देंगे और सेस लगाते हो, वैसे ही यहाँ पर भी आपको तीनों चीजों का ध्यान रखना है. सो आई रिपीट अगेन, MAT is applicable on a company SSE whether domestic or foreign at the rate 15% of the book profit plus क्या सरचार्ज if applicable. सरचार्ज अप्लाई होगा कि नहीं होगा मैट की केस में, वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपके बुक प्रॉफिट कितने हैं. तो जो हमारा 1 से 10 करोड़ और 10 करोड़ से ज्यादा वाला स्लैब होता है सरचार्ज वाला, उसके लिए आप किसकी अमाउंट देखोगे, बुक प्रॉफिट की अमाउंट देखोगे. सो इन दिस केस बुक प्रॉफिट एक तरीके से आपकी इनकम हो गई है. उसकी इनकम, वो बुक प्रॉफिट अगर मान लो 4 करोड़ हो रहा है बुक प्रॉफिट, तो आपको 15% का मैट तो लगेगा ही लगेगा, बट क्योंकि आप 1 करोड़ पार कर चुके हो तो आपको सरचार्ज भी देना पड़ेगा, डिपेंडिंग कि डोमेस्टिक हो या फॉरेन हो. आ रहा है समझ में. तो ये हमने बात करी रेट की. डोमेस्टिक कंपनी पे डोमेस्टिक कंपनी के हिसाब से नॉर्मल रेट लगेगा, फॉरेन पे फॉरेन के हिसाब से. यहाँ पर 15 रेट फिक्स्ड है, सरचार्ज दोनों पर अलग अलग एप्लीकेबल रहेगा. एंड लास्टली आप क्या कैलकुलेट करोगे, सेस. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट व्हाट डू वी मीन बाय बुक प्रॉफिट्स. बुक प्रॉफिट क्या होता है उसके बारे में भी बात करना जरूरी है. सो पहले थोड़ा सा नॉर्मल बात करते हैं, देन हम प्रॉपर डेफिनेशन पे चलेंगे. बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है उस पर चलेंगे. बुक प्रॉफिट का इनिशियली शुरुआत जो होती है वो होती है आपके कंपनीज एक्ट के प्रॉफिट के हिसाब से. तो जब हम बोल रहे हैं बुक प्रॉफिट, तो बुक प्रॉफिट से हमारा मतलब किस चीज से है, जो हमारे कंपनी की बुक्स में कंपनीज एक्ट के हिसाब से, जो शेड्यूल 3 के हिसाब से आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखी है, उस प्रॉफिट से आपको शुरुआत करनी होती है. सो शेड्यूल 3 का प्रॉफिट इज योर बेस. अगर कोई स्पेसिफिक कंपनी है जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग, हम लोगों ने ये सब चीजें लॉ में भी पढ़ी हुई है कहीं ना कहीं, कंपनीज एक्ट में भी पढ़ी हुई है कहीं ना कहीं, कि उन लोगों का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है ना, बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह. तो अगर आपके ऊपर कोई वैसा स्पेसिफिक फॉर्मेट हो रहा है अप्लाई, तो आप उसके हिसाब से निकालो. अपार्ट फ्रॉम दैट जो जनरल बाकी कंपनीज हैं उन लोगों के ऊपर कौन सा फॉर्मेट एप्लीकेबल होता है, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट एप्लीकेबल होता है. तो उस फॉर्मेट के हिसाब से जो आपका प्रॉफिट आ रहा है उसमें 115 JB के कुछ एडजस्टमेंट आपको देने रहेंगे, एंड अप्रोप्रिएटली यू विल रीच टू द बुक प्रॉफिट. जो ये टर्म है वो वहां तक हम पहुंचेंगे और उसके ऊपर हम क्या चार्ज करेंगे, 15% का टैक्स चार्ज करेंगे. आ रही है बात समझ में. चलिए नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग बुक प्रॉफिट, है ना. चलो चलिए, so now let us discuss how do we compute the book profit for the purpose of calculation of MAT. जो फॉर्मेट मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ट्राई कि इसी फॉर्मेट में आप नोट करते चलें कॉपी में साथ साथ. The reason why I am drawing or I am presenting add or less parallelly is something which I will let you know in a while. बट इसके पीछे एक रीजन है, ये आपको ऐड और लेस के कॉन्सेप्ट को समझने में और याद रखने में, दोनों में बहुत हेल्प करेगा. ठीक है, सो हम इस तरीके से ही रखेंगे पैरेलली. पहले हमने ऐड की सारी चीजें लिखी, आप वही आगे और कंटिन्यू करेंगे. अभी यहाँ पर आधी ही चीजें, कुछ चीजें और बाकी हैं, सो आप नीचे ही कंटिन्यू करें. उसी के पैरेलल हम लेस के आइटम्स भी करते चलेंगे. सो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऐड. एक चीज मैंने लिखी है ऐड में ना. अच्छा, ऐड और लेस करना किस चीज में है, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो जो मैंने जहां लास्ट में क्लोज किया था, जो अभी जस्ट हमने बात करी थी, कि जो आपका प्रॉफिट है एज पर कंपनीज, एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो वहां की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के हिसाब से आपने प्रॉफिट निकाला हुआ है शेड्यूल 3 का, उस प्रॉफिट से आपको शुरुआत करनी है. ठीक है, तो वो जो प्रॉफिट है उसमें ये सारी चीजें ऐड, और जो हम आगे पढ़ेंगे लेस. तो जो एडजस्टमेंट्स अभी हम बात कर रहे हैं, जो एक्सप्लेनेशन 1 में दिए गए हैं, these adjustments are only the adjustments which are to be passed in calculation of book profit. Please pay attention to this point. It is very important to note this down.
Many a times I have seen this that we all get confused in computation as per the regular provisions and computation as per the book profit. I always stress on this point and please pay specific attention. जो एडजस्टमेंट्स 115 JB के इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन में दिए गए हैं, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि ऐड क्या करना है और लेस क्या करना है, इन एडजस्टमेंट्स के अलावा आपको कोई और नई चीज ऐड या लेस नहीं करनी है। बहुत बार ये होता है कि जो हमारे पीजीबीपी के डिसअलाउंसेस होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन हमें इस तरीके से आता है एग्जाम में दैट कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय XYZ कंपनी, ठीक है। तो कंप्यूट द टैक्स पेबल मतलब जैसा मैंने शुरुआत में बताया आपको, कोई भी कंपनी हो उसका आपको दो तरीके से टैक्स निकालना होता है। तो क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि आपको टैक्स बताना है कि इस कंपनी को कितना टैक्स देना है, ठीक है। क्वेश्चन साइलेंट है, ये आपको दिमाग लगाना है कि हाँ मतलब यहाँ पे मुझे नॉर्मल रेगुलर प्रोविजंस के हिसाब से भी टैक्स कंप्यूट करना है, मैट प्रोविजंस के हिसाब से भी टैक्स कंप्यूट करना है, और दोनों में से जो ज्यादा होगा वो मुझे पे करवाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन उन्होंने आपको बकायदा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बना के दे दिया, एडजस्टमेंट दे दिए बहुत सारे, और लिख दिया है नीचे कि कंप्यूट या कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाय XYZ कंपनी फॉर असेसमेंट ईयर सो एंड सो। अब यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली चीज तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, आपको दोनों तरीके से टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब आपको रेगुलर प्रोविजंस के हिसाब से भी टैक्स कैलकुलेट करना है, मैट के हिसाब से भी टैक्स कैलकुलेट करना है, और फिर दोनों में से जो ज्यादा है वो पे करवाना है, ठीक है। यहाँ एक बात तो हमने समझी। दूसरी बात जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये है कि मैट और रेगुलर एडजस्टमेंट्स को मिक्स मत कर देना। दिस इज अ वेरी बेसिक पॉइंट। आपको याद होगा हम लोगों ने एक प्रोविजन पढ़ा हुआ होता है 48(3), 10,000 से ऊपर का एक्सपेंडिचर सिंगल डे सिंगल पर्सन है ना, अगर आपने पे किया है तो आपको डिसअलाउंस हो जाएगा। ये पीजीबीपी का डिसअलाउंस है, इसका मैट से कोई लेना देना नहीं है। सो बहुत बार क्या होता है, आपको जो नीचे एडजस्टमेंट्स दिए होते हैं उनमें ये सब एडजस्टमेंट्स भी दे देते हैं वो लोग। अगर आप इसका एडजस्टमेंट देना चाहते हो या दे सकते हो एज पर द क्वेश्चन, यू हैव टू गिव दिस एडजस्टमेंट व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग टैक्स एज पर द रेगुलर प्रोविजंस। व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द टैक्स एज पर 115 JB, तब आपको इसके बाहर दिमाग ही नहीं लगाना है, आपको सोचना ही नहीं है। बच्चे बहुत बार ये लॉजिक में चले जाते हैं कि अगर ये इनकम टैक्स में डिसअलाउड है तो मैट में कैसे अलाउ हो जाएगा, तो मैट में भी डिसअलाउ कर देते हैं। नो, we are not supposed to use any extra adjustments when we are calculating book profit. Getting the point? So what I want to say is that two things are separate. मैं यहाँ पर आपको पीजीबीपी के अलाउंसेस और डिसअलाउंसेस के बारे में बताऊंगी ही नहीं ताकि हम कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। बस आपको एग्जामिनेशन में ध्यान रखना है, ऐसे चांसेस हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि आपको दोनों के हिसाब से निकालना है और फिर बताना है कि अच्छा रेगुलर के हिसाब से इतना है, मैट के हिसाब से इतना है, तो जो भी ज्यादा है वो कंपनी पे करेगी। तो सपोज मैट का ज्यादा आ रहा है तो मैट पे करना है कंपनी को। सो द पॉइंट इज डू नॉट कंफ्यूज, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। जो आप रेगुलर निकालते हो वो आप आपके नॉर्मल पीजीबीपी के प्रोविजंस लगाते हो, 48(3), 48(2), 43(b), जो सारे डिसअलाउंसेस हमने वहां पढ़े हुए हैं उनको यहाँ पर मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है। चलो अब शुरुआत करते हैं। सो ये एडजस्टमेंट सिर्फ किसके हैं, बुक प्रॉफिट के। अब ऐड इफ डेबिटेड टू P&L, छोटे से 4 शब्द हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम क्या करते हैं, ऐड और लेस याद रख लेते हैं, ऐड करना है ये सब, लेस करना है ये सब। क्वेश्चन देखा, फॉर्मेट बनाया, जो जो चीजें याद करी थी सारी ऐड कर दी, जो जो चीजें याद करी थी लेस कर दी, बुक प्रॉफिट निकाला, मैट निकाला, खत्म, क्वेश्चन सही। खुश होके घर आए हैं कि वाह पूरा क्वेश्चन सही करके आए हैं, 10 मार्क का, 12 मार्क का, जितने भी मार्क का आएगा हमें मैट। और बाद में पता चला कि अरे वहां पर एक छोटी सी चीज हम लोगों ने मिस्टेक कर दी है। कीप दिस इन माइंड, ये ऐड और लेस आपको तभी करने हैं जब आप इनका इफेक्ट ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में दे चुके हो। द कॉन्सेप्ट व्हाई वी आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग दिस थिंग्स is that these points have already been included in the profit and loss. जो आपने शेड्यूल 3 के हिसाब से P&L निकाला है उसमें इनका इफेक्ट ऑलरेडी दिया जा चुका है, और जो हमारा बुक प्रॉफिट है वो बोल रहा है कि इनका इफेक्ट मत दो। हम इस केस में, हम इस जगह पर इन चीजों के इफेक्ट को हटा रहे हैं।
ध्यान से समझना है इस चीज को। ये वो चीजें हैं जो ऑलरेडी P&L में डेबिट हो चुकी हैं। क्योंकि P&L में डेबिट हो चुकी है तो प्रॉफिट इन्होंने कम कर दिया होगा। मैट बोल रहा है कि हम ये अलाउ नहीं करेंगे, वापस से अपने बुक प्रॉफिट को बढ़ा दो। तो ये हम ऐड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये P&L में डेबिट हो चुके हैं। तो एक बहुत छोटी सी चीज लिखी हुई होती है, इफ these items are debited to P&L, if these items have not been debited to P&L, then you are not supposed to pass any adjustment. Suppose पहला ही देख लें, इनकम टैक्स, ठीक है, अगर इनकम टैक्स P&L की डेबिट साइड पर है तो आप उसको वापस ऐड कर रहे हो। ये बेसिकली ऐड बैक हो रहा है क्योंकि आप ऑलरेडी माइनस कर चुके हो और बुक प्रॉफिट बोल रहा है कि माइनस नहीं करना था, इसीलिए हम वापस से उसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा है दैट इनकम टैक्स इज नॉट येट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट गिवन, तो हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट, ये छोटे छोटे पॉइंट्स पर हम ध्यान नहीं देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। हम ऊपर से प्रोविजन पढ़ लेते हैं, ऊपर से चीजों को समझ लेते हैं और ये छोटे छोटे से माइन्यूट, आप मॉड्यूल में भी देखोगे आपको ये चीज लिखी हुई मिल जाएगी। पर हम क्या करते हैं, ऐड की शुरुआत ही नीचे से करते हैं। ऐड के ऊपर क्या लिखा है वो हमारा ध्यान बहुत बार नहीं जाता है। तो आप चाहें तो मॉड्यूल करके देखें क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट शैल बी एडजस्टेड या द फॉलोइंग आइटम्स शुड बी एडेड इन द प्रॉफिट if they are debited to the P&L। और थोड़ा सा हम अकाउंट्स को सोच ही सकते हैं, P&L में डेबिट कौन सी चीजें होती हैं, जो एक्सपेंसेस होती हैं। अगर एक्सपेंसेस है, डेबिट हुए हैं, मतलब आपने P&L बनाते वक्त प्रॉफिट इस अमाउंट से कम किया है, इसीलिए अब क्या कर रहा है, वापस ऐड करना है। आ रही है बात समझ में? चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इनकम टैक्स, अगर माइनस हुआ है क्या कर देंगे, ऐड। इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट, सरचार्ज, सेस, सारी चीजें इंक्लूड होंगी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टैक्स कंपोनेंट इंटरेस्ट वगैरह पे करा है तो उसे भी ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व्स, अगर आपने आपके प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व में ट्रांसफर किया है, बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं जो कि प्रॉफिट से ट्रांसफर करते हैं, जैसे आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया कोई अमाउंट। अब अगर आपका जो प्रॉफिट है उसमें ये चीज ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, मतलब सपोज आपका जो प्रॉफिट था वो था 2 लाख रुपए का और आपने उसमें से 20,000 रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट बच गया 1,80,000। अगर हम हमारी शुरुआत, मतलब ये जो शुरुआत कर रहे हैं, अगर हमको बुक में 1,80,000 दिया हुआ है, क्योंकि इसमें ट्रांसफर टू रिजर्व ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, ऑलरेडी माइनस हो चुका है, इसीलिए हम उसको ऐड करेंगे कि भैया रिजर्व में ट्रांसफर करना कोई खर्चा नहीं होता, तो हम इसकी कोई छूट देंगे नहीं आपको। आपने रिजर्व में ट्रांसफर करके अपना बुक प्रॉफिट कम कर लिया, हम नहीं मानेंगे। कंपनीज तो कर सकती है, कंपनीज क्या बोल रही है, अच्छा आपको शेड्यूल 3 के प्रॉफिट पे टैक्स चाहिए ना, लोगों को हम अभी प्रॉफिट कम करते हैं। कैसे करेंगे, प्रॉफिट उठाया, प्रॉफिट था 10 लाख का, 8 लाख रुपए उठा के डाल दिए रिजर्व में, बुक में प्रॉफिट कितना बच गया, 2 लाख, बाहर प्रॉफिट दिख रहा है 2 लाख, तो बोला P&L में तो बैलेंस भैया 2 लाख ही बचा, 2 लाख पे टैक्स लगा लो जितना लगाना है आपको 15% के हिसाब से। इनकम टैक्स बोला ना, अगर आपने रिजर्व्स में से, मतलब प्रॉफिट में से रिजर्व में ट्रांसफर किया है, if this is debited to the P&L, we are not going to allow you as an expense, we are not going to allow transfer to reserve as an expense, you have to add it back and then you have to calculate your MAT liability। आ रही है बात समझ में? तो इन सब के पीछे कुछ ना कुछ रीजंस हैं जो अभी हम समझते जाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगा और याद रखने में आसानी होगी। सो क्योंकि रिजर्व में ट्रांसफर करके आप इजीली अपनी टैक्स लायबिलिटी को अवॉइड कर सकते हो, अपने टैक्सेस बचा सकते हो, तो उन्होंने बोला ऐड बैक करो। सो कब ऐड होगा, जब P&L में डेबिट हुआ है। अगर रिजर्व ट्रांसफर तो हुआ पर P&L से नहीं गया है, इन एनी केस देन यहाँ पर आपको ऐड बैक नहीं करना है। गेटिंग द पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोविजंस, अगर आपने कोई प्रोविजन बना के रखा हुआ है तो उस प्रोविजन का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सो अमाउंट सेट असाइड टू प्रोविजन फॉर मीटिंग लायबिलिटीज अदर देन अ सर्टेन लायबिलिटीज, अगेन पे अटेंशन, अदर देन अ सर्टेन लायबिलिटीज, अ सर्टेन मतलब वो लायबिलिटीज जो हमें पता है, वी हैव अ सर्टेन दैट यस वी हैव टू पे दिस। अनअसर्टेन लायबिलिटीज के भी प्रोविजंस बनते हैं, है ना। प्रोविजन कब बनाना है कब नहीं बनाना है ये तो हम अकाउंट्स में पढ़ ही चुके हैं, पता ही है हमें
कि और ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, मतलब कि प्रोविजन कब बनना चाहिए कब नहीं बनना चाहिए। तो प्रोविजन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ये वाला जो पॉइंट होता है वो असर्टेन लायबिलिटी में भी होता है, अनअसर्टेन में भी होता है। असर्टेन लायबिलिटी है कोई दिक्कत नहीं है, अनअसर्टेन लायबिलिटी के लिए अगर आपने कोई प्रोविजन बनाया है, कहां से, P&L से, अगर P&L डेबिट किया था वापस से क्या करो, ऐड अगेन। ये सब चीजें आप कैसे प्रोविजन बनाकर आप अपना प्रॉफिट कम कर सकते हो, तो उन्होंने क्या बोला, ऐड करो वापस। नेक्स्ट, प्रोविजंस फॉर लॉस ऑफ सब्सिडियरी कंपनीज, अगर आपने आपकी सब्सिडियरी कंपनीज के जो लॉसेज हैं उनके प्रोविजंस बनाकर अपने प्रॉफिट को कम किया हुआ है, अगेन नॉट एक्सेप्टेड, यू हैव टू ऐड इट बैक, दिस थिंग इज कॉमन। ओके, हमने क्या लिख लिया है ऊपर सबसे पहले कि इफ दीज अमाउंट्स आर डेबिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L, अगर ये डेबिट हुआ है तो ये सारी चीजें जो हम एक एक करके पढ़ते जा रहे हैं ये तभी ऐड होंगी अगर ये P&L में डेबिट हुई है। आगे आ जाते हैं डिविडेंड्स, पेड और प्रपोज्ड, प्रपोज्ड डिविडेंड हो, पेड डिविडेंड हो, अगर आपने P&L में से पैसा माइनस करके रखा है वापस, आपको प्रॉफिट हुआ था 50 लाख का, आपने सोचा मैट कौन भरे, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और डिविडेंड जो है वो पे कर दिया, कितने का, 30 लाख का, 30 लाख का डिविडेंड बांट दिया, अब प्रॉफिट कितना बच गया, 20, तो हम 20 पे टैक्स देंगे, नहीं, उन्होंने बोला कोई भी डिविडेंड हो, पेड हो या प्रपोज्ड हो डिविडेंड, वेदर इट इज पेड और प्रपोज्ड, अगर P&L में माइनस किया है तो आपको वापस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको 50 लाख पर ही मैट देना है, डिविडेंड के नाम पे पैसा बांटकर या डिविडेंड के नाम पे पैसे कम करके आप मैट लायबिलिटी से एस्केप नहीं कर सकते हो। अब आ जाते हैं F पॉइंट पर। F पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सब पॉइंट्स दिख रहे होंगे आपको, FA, FB, FC, FD, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स क्यों F के ही अंदर दिए हुए हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। E तक हमने एक स्पेसिफिक तरीके के पॉइंट्स पढ़े, देखो सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे आप कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट को कम कर सकते हो, तो उन्होंने एक साथ उनको समझा दिया। F से शुरुआत होती है आपके ऐसे एक्सपेंडिचर्स की जो कि किसी ना किसी या तो एग्जेम्प्ट या किसी लोअर टैक्स इनकम से रिलेटेड हैं। अब अगेन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको लेस के बारे में हिंट दूंगी, पर आगे हम पढ़ेंगे तो आप और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। कुछ ऐसी इनकम्स हैं जिन पर इनकम टैक्स बुक आपका मैट नहीं कलेक्ट कर रहा, ठीक है। कुछ ऐसी इनकम्स हैं जिन पर इनकम टैक्स मैट कलेक्ट नहीं करता है, जो इनकम्स हम यहाँ से हटा देते हैं, बेसिकली जिन इनकम्स को आप लेस कर देते हो कि इस पे टैक्स नहीं देना है, इस पे टैक्स नहीं देना है, तो इस पे मैट हमें नहीं देना पड़ता। ऐसी इनकम्स जिन पे मैट नहीं देना होता है या जिन पर रेट का फर्क होता है, उनको उन्होंने बोला कि क्योंकि हम आपसे मैट नहीं ले रहे हैं, इस इनकम के ऊपर हम आपसे टैक्स नहीं ले रहे हैं, तो हम इस इनकम पर हुए किसी खर्चे का आपको डिडक्शन नहीं लेने देंगे, बिकॉज वी आर नॉट चार्जिंग मैट ऑन दीज पर्टिकुलर एक्सपेंसेस और ऑन दीज पर्टिकुलर आइटम्स, we will not allow you to debit expenditures related to that particular income in your debit side of profit and loss account। सिंपल हिसाब है, इनकम पे टैक्स दो, खर्चा क्लेम करो, इनकम पे टैक्स नहीं दे रहे हो, खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इनफैक्ट ये प्रोविजन तो इनकम टैक्स में भी होता है नॉर्मल, पर अच्छा मैं नॉर्मल प्रोविजन को मिक्स नहीं करती, ठीक है। चलो, सो सबसे पहली चीज एक्सपेंडिचर फॉर एग्जेम्प्ट इनकम। अब यहाँ पर एग्जेम्प्ट इनकम में उन्होंने सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस को ही इंक्लूड किया है, तो कौन से सेक्शंस हैं, सेक्शन 10 या 11 या 12। इन सेक्शंस के कारण अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है, अब देखो सेक्शन 10, 11, 12 ये कंपनीज एक्ट को समझता नहीं है। कंपनीज एक्ट का P&L बनाते समय क्या कभी ऐसा ध्यान रखा कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो भैया P&L के शेड्यूल 3 में नहीं आएगा? नहीं, ये सब सेक्शंस कहाँ के हैं, इनकम टैक्स के। कंपनीज एक्ट में ऐसे कोई सेक्शंस नहीं है, वो तो क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, सारी की सारी इनकम आप ले लो, और नेक्स्ट अदर इनकम है, बाकी सारी इनकम अदर इनकम में डाल दो, फिर वो एग्जेम्प्ट हो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से या नॉन एग्जेम्प्ट हो, उससे कंपनीज एक्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कोई इनकम है जो कि इनकम टैक्स के सेक्शन 10 या 11 या 12 में एग्जेम्प्ट है, तो उस पे 115 जेबी में
मैट नहीं लगता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, क्योंकि हम आपको इतनी सहूलियत दे रहे हैं कि उसके ऊपर आप टैक्स मत दो, मतलब मैट मत दो, तो अब उसके ऊपर हम आपको खर्चा भी क्लेम नहीं करने देंगे। तो शेड्यूल 3 जब कैलकुलेट किया होगा, मतलब शेड्यूल 3 का जो P&L बना होगा उसमें ये इनकम भी जुड़ी हुई होगी और इस इनकम से जुड़े हुए खर्चे भी माइनस हो चुके होंगे। इन्होंने दोनों ही हटवा दिए, इन्होंने बोला इनकम भी हटा दो और एक्सपेंसेस भी ऐड बैक कर दो। गेटिंग द पॉइंट। तो इसीलिए मैं पैरेलली बताऊंगी, तो आप लिखेंगे तब आप साथ में लिखेंगे तो आपको कनेक्ट करने में भी इजी रहेगा, तो नोट्स भी आपके बहुत प्रॉपर्ली बन जाएंगे। एक दिन पहले भी आप इतना देख के चले जाओगे, आपका मैथ के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो सो क्या बना हमने, सेक्शन 10, 11, 12 की अगर कोई एग्जाम इनकम है तो उस इनकम के खर्चे, इनकम की बात यहाँ नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बहुत बार ये भी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, इनकम करके ऐड कर देते हैं। सेक्शन 10 पे 11, 12 की इनकम नहीं, क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर फॉर एग्जाम इनकम, और कौन सी एग्जाम इनकम, 10, 11 और 12 की, ठीक है। तो ऐसी इनकम के ऊपर अगर कोई खर्चा हुआ है वो वापस से क्या हो जाएगा, ऐड बैक। वापस से ऐड बैक क्यों, क्योंकि तभी एप्लीकेबल होगा अगर डेबिट किया था P&L में तो। सिमिलरली एक्सपेंडिचर फॉर शेयर ऑफ इनकम ऑफ AOP और BOI, AOP BOI हम लोगों ने टैक्सेशन पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस और BOI का क्या होता है। सो AOP BOI के जो टैक्सेशन स्कीम्स होते हैं उसके हिसाब से अलग अलग तरीका होता है, मतलब कैसे AOP और BOI को टैक्स रेट होती है, और डिपेंडिंग ऑन कि AOP पे किस रेट से टैक्स लग रहा है उसके मेंबर्स के हाथ में टैक्सेशन रेट से डिसाइड होता है ना। मतलब AOP अगर कुछ स्पेसिफिक रेट पे टैक्स दे रहा है तो मेंबर को टैक्स उसके ऊपर देना है कि नहीं देना है, अगर देना है तो कितना देना है, वो बहुत अलग अलग कैलकुलेशंस होते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, अगर आप किसी ऐसे AOP या BOI के मेंबर हो, अगर आप किसी AOP और BOI के मेंबर हो, उस AOP या BOI के जहां से आपको एज ए मेंबर कोई शेयर मिला है और वो शेयर आपके हाथ में एग्जेम्प्ट है, मतलब आपको उसके ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो उसके ऊपर किया हुआ खर्चा भी आपको अलाउड नहीं रहेगा। सो इफ यू आर एज अ कंपनी, यू आर अ मेंबर ऑफ एनी AOP or BOI and you are receiving any share from that particular AOP which is not liable to tax, then any expenditure on this share will not be allowed to be deducted from your profit. तो क्या बोला, on which no tax is payable. Getting the point? आगे चलते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन इनकम अक्रूइंग टू फॉरेन कंपनी, अगर कोई फॉरेन कंपनी है उसे कोई इनकम हो रही है, हमने शुरू में बात करी थी मैट दोनों पे एप्लीकेबल होता है ना, इंडिया का मतलब डोमेस्टिक और फॉरेन। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी है उसे कोई इनकम हो रही है, कौन सी इनकम वो हमने देखा है अभी आगे, उस इनकम का एक्सपेंडिचर अलाउएबल नहीं रहेगा। तो कौन सी इनकम के ऊपर, सबसे पहला फ्रॉम कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांजैक्शंस ऑन सिक्योरिटीज, अगर कोई फॉरेन कंपनी है और उसे कोई इनकम अक्रू हो रही है फ्रॉम कैपिटल गेन्स अराइजिंग ऑन ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज, या फिर इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज चार्जेबल टू टैक्स एट अ रेट स्पेसिफाइड इन चैप्टर 12 दैट इज सेक्शन 115A। अगर 115A के हिसाब से किसी इंटरेस्ट, रॉयल्टी या टेक्निकल सर्विसेज के ऊपर आपका रेट लग रहा है, टैक्स रेट लग रहा है, तो या तो कैपिटल गेन यहाँ पर और है, और लिख ले यहाँ पर तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज। तो या तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस के जो कैपिटल गेन है वो, या फिर ऐसी इनकम, इंटरेस्ट, रॉयल्टी वगैरह जो कि 115A के रेट्स के हिसाब से टैक्स हो रही है, इन दोनों की कोई भी इनकम है अगर, और the income tax payable thereon in accordance with the provisions of act is at a rate less than 15%. इस केस में आपकी जो इनकम टैक्स की रेट है, मैट की रेट नहीं, इनकम टैक्स की रेट है, वो 15% से कम है, मतलब मैट के रेट से कम है अगर, तो क्योंकि आप कम रेट पे इंटरेस्ट दे, कम रेट पे टैक्स दे रहे हो, तो हम आपको मैट में इसकी छूट नहीं देंगे। तो ऐसी इनकम्स के जो खर्चे होते हैं, ऐसी इनकम्स जो कि 15% से कम रेट पे टैक्सेबल हैं और उनके जो खर्चे हैं, उन खर्चों का यहाँ पर रिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, नोशनल लॉस ऑन यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। बिजनेस ट्रस्ट का जो यूनिट होती है उन पे अगर कोई नोशनल लॉस हुआ है, आपको कोई नोशनल लॉस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। नोशनल लॉस भी आप क्लेम कर सकते हो मैट को कम करने के हिसाब से, तो फिर उन्होंने पहले ही बोल दिया नोशनल लॉस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। एंड नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन इनकम अंडर सेक्शन 115 BBF। तो 115 BBF हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले ही कहीं ना कहीं। सो 115 BBF की जो इनकम होती है,
अगर उसके ऊपर उसका कोई आपका एक्सपेंडिचर है जो कि उस इनकम के ऊपर है, रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट दैट इज चार्जेबल टू टैक्स इन सेक्शन 105 BBF, तो उस रॉयल्टी के से रिलेटेड कोई भी अगर एक्सपेंडिचर है तो उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। इनके डिडक्शन क्यों नहीं मिलेंगे वो आगे आपको लेस वाली कैटेगरी में अच्छे से और समझ में आ जाएगा, बट अभी के लिए हमने क्या समझा है कि इन सब चीजों का आपको डिडक्शन नहीं है, तो अगर आपने माइनस करके रखा है तो वापस से क्या करना है, ऐड बैक। चलिए इतना लिख लीजिए अच्छे से, देन हम आगे के पहले ऐड कंप्लीट कर देते हैं, फिर लेस। लेस बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम जो लेस के पॉइंट्स हैं वो ऐड के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। चलिए सो लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पर इन सब पॉइंट्स को मैंने थोड़ा सा मर्ज करके शॉर्ट में कवर अप कर दिया ताकि आगे का कवर करते आ जाए और साथ में पूरी चीज एक साथ दिखती रहे। अब आपको ऐड लेस दोनों पैरेलली दिख रहा है। आगे चलते हैं। एक्सपेंडिचर इन सबको तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। डेप्रिसिएशन इज टू बी एडेड बैक, सो अगेन इफ डेबिटेड टू P&L। डेफर्ड टैक्स, अगर कोई डेफर्ड टैक्स है या उसका कोई प्रोविजन है, अगर आपने P&L में डेबिट किया है, यू हैव टू ऐड दैट, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो इनकम टैक्स और इसका भी नहीं है और डेफर्ड टैक्स का भी डिडक्शन नहीं है। प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एनी असेट, अगर आपको लग रहा है कोई असेट की वैल्यू कम होने वाली है, सॉरी, और आपने कोई प्रोविजन बनाया हुआ है। देखो प्रोविजंस बेसिकली अकाउंट्स में दो तरीके के होते हैं, हम अकाउंट्स में तो अच्छे से पढ़ चुके हैं प्रोविजंस, बताइए हमें। सो यहाँ पे दोनों ही प्रोविजंस के बारे में बात करी गई है। सॉरी, सी पॉइंट, एक प्रोविजन होता है जब लायबिलिटी के लिए बनाते हो, आपको लगता है कि आगे चल के लायबिलिटी देनी है और जब अमाउंट कंफर्म नहीं होता है तब आप प्रोविजन बना देते हो। एंड दूसरा होता है जब आप इसके लिए बनाते हो असेट्स के लिए, जैसे कि आपको कोई लॉस एक्सपेक्टेड है आगे, किसी असेट से रिलेटेड कोई लॉस एक्सपेक्टेड है आगे और अब आप उसका लॉस मतलब वो नहीं कर पा रहे हो तो आप प्रोविजन बना देते हो, वी प्रोवाइड फॉर अ लॉस। सो ऐसे कोई आपको लग रहा है कि किसी असेट की वैल्यू आगे चल के कम होने वाली है और उसके लिए आपने अभी से प्रोविजन बना के रख लिया है, सो दैट इज नॉट अलाउड। प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ असेट विल नॉट बी अलाउड। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये पॉइंट अभी हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ये सब आइटम्स तभी ऐड करने हैं जब डेबिट हुए हो P&L पे, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स लिखे नहीं थे इसीलिए अब यहाँ पर एक नई चीज नोट करें। ये जो पॉइंट है ये A से लेके I तक के पॉइंट्स पर एप्लीकेबल है, मतलब A से लेके I तक के पॉइंट्स जो हैं वो तभी ऐड होंगे अगर P&L में डेबिट हुए हो तो, ठीक है। J और K पे मैंने स्टार मार्क भी इसीलिए किया क्योंकि ये दोनों स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो कि आपको अलग से ऐड करने हैं। ये एक्सपेंडिचर नेचर के आइटम्स नहीं है, ये इनकम नेचर के आइटम्स हैं। तो A से लेके I तक वाले वो आइटम्स हैं जो आपको P&L की डेबिट साइड पे मिलते हैं, ठीक है। तो आपको वो इसीलिए ऐड करने हैं क्योंकि आपने उनको डेबिट करके रखा है, तो अब आपको क्या करना है, उनको ऐड करना है। J और K जो आइटम्स हैं वो आपको स्पेसिफिकली ऐड करके उस पे मैट पे करना है। सो बेसिकली दीज आर इनकम आइटम्स व्हिच आर टू बी एडेड टू योर प्रॉफिट। गेटिंग द पॉइंट? तो A से लेके I तक हमारा वो किसका खत्म हो गया कि डेबिटेड टू P&L। अब J और K, J इज अमाउंट इन रिवैल्यूएशन रिजर्व, किसी असेट से रिलेटेड अगर कोई अमाउंट है जो रिवैल्यूएशन रिजर्व में है तो जब वो असेट रिटायरमेंट पर या डिस्पोजल के, मतलब जब वो असेट रिटायर होगी या डिस्पोज ऑफ होगी तब उस इनकम को आप कहां पर शो करोगे, आपकी बुक प्रॉफिट। तो प्रॉफिट विल बी इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट इन रिवैल्यूएशन रिजर्व व्हिच इज रिलेटेड टू एनी असेट ऑन द रिटायरमेंट और डिस्पोजल ऑफ सच असेट। अगर आप उसको ऑलरेडी P&L में जोड़ चुके हो तो बात अलग है, फिर से ऐड करने की जरूरत नहीं है, पर अगर वो P&L में नहीं जोड़ा गया है तो फिर उसको आपको अलग से ऐड बुक प्रॉफिट के लिए करना है। नेक्स्ट, गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अब देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको नोशनल लॉस के बारे में बताया था कि नोशनल लॉस अलाउड नहीं होता है, तो नोशनल लॉस और नोशनल गेन्स दोनों को ही बुक प्रॉफिट से बाहर किया उन्होंने बोला क्योंकि ये लॉस अभी नोशनल है, अभी एक्चुअल आपको लॉस नहीं हुआ है, एक्चुअल आपको गेन नहीं हुआ है, तो ना आपको नोशनल लॉस का डिडक्शन मिलेगा, ना आपको नोशनल गेन पे बुक प्रॉफिट देना है। जब एक्चुअल गेन हो जाएगा तब उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो लास्ट पॉइंट क्या है, गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। तो अगर आपको यूनिट बेचने पर कोई गेन होता है जो आप एक्चुअली ट्रांसफर कर रहे हो, उस पर कोई गेन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको एड बैक कर देना है। अब नेक्स्ट, अगर ये जो शेयर्स हैं, इफ द शेयर्स वर कैरीड एट कॉस्ट,
the amount of gain has to be computed by taking into consideration cost of shares exchanged with the units of business trust. And next, अगर इसे आपने the shares are carried at a value other than cost through the statement of P&L, तो हम जानते हैं वैल्यूएशन के अलग अलग रूल्स होते हैं. अगेन दिस इज एज पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. सो अगर आपने कॉस्ट पे कैरी किया है तो आप कॉस्ट को कंसिडर करोगे प्रॉफिट निकालने के लिए, गेन निकालने के लिए. अगर आपने बुक्स में उन शेयर्स को दे आर कैरीड एट अ वैल्यू अदर देन कॉस्ट थ्रू P&L, P&L के थ्रू आप उसकी कॉस्ट जो है वो एडजस्ट कर रहे हो, मतलब या तो आपने उसकी कैरिंग वैल्यू चेंज करी है, तो जो कैरिंग वैल्यू है एक्सचेंज के वक्त पर उसे कंसिडर किया जाएगा गेन निकालने के लिए. तो अगर क्वेश्चन में वैल्यू दी है, नॉर्मली तो गेन डायरेक्टली दे दिया जाता है, बट अगर दिया है तो हमें पता होना चाहिए कब कॉस्ट लेना है, कब कैरिंग अमाउंट लेना है गेन कैलकुलेट करने के लिए. सो दिस इज व्हाट वी विल बी एडिंग इन द बुक प्रॉफिट. इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि इसीलिए ऐड हो रहे हैं क्योंकि आपने उनको माइनस कर दिया है और उनको माइनस करना अलाउड नहीं था. कुछ पॉइंट्स इसलिए ऐड हो रहे हैं जो कि आपको स्पेसिफिकली ऐड करने का बोला है. ठीक है, अब आ जाते हैं लेस पर. लेस में हम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. लेस में फिर से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसीलिए माइनस करने हैं कि प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है, बुक प्रॉफिट उस पर चार्ज नहीं करना है, इसीलिए आप हटा रहे हो. तो सम आइटम्स आर रिड्यूस्ड और डिडक्टेड फॉर द रीजन दैट दे आर इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट, but book profit is not to be charged on that amount, so they are reduced. And some are reduced as a part of expenditure. कुछ को as an expenditure मानते हुए माइनस किया जा रहा है. ठीक है, so लेस वाले आइटम्स को शुरू कर देते हैं. सबसे पहले आप माइनस करोगे अमाउंट withdrawn from reserves. अब देखो लेस और ऐड के आइटम्स को साथ साथ मिलाते चलो. आप ये चीज अच्छे से कर लोगे ना, आपको लेस में ज्यादा तो पॉइंट्स ध्यान भी नहीं रखने पड़ेंगे क्योंकि इसका रीजन ही ये है कहीं कहीं पर. तो अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व्स में मैंने आपको बोला था अगर आप रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो तो प्रॉफिट में से माइनस करना अलाउड नहीं है, इसीलिए हम ऐड बैक कर देते हैं. ठीक है, अगर आपने अमाउंट विथड्रॉ किया है रिजर्व में से और उसको P&L में डाल दिया है तो उसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे इफ द बुक प्रॉफिट वाज इंक्रीज्ड अर्लियर. वापस चलो पुराने वाले एग्जांपल पर. मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने सपोज 2 लाख का प्रॉफिट है और 20,000 उसमें से जनरल रिजर्व में डाल दिए और 180 निकाला, तो उन्होंने बोला 180 पे नहीं, कितने पे लगेगा, मैट 2 लाख पे लगेगा. बराबर, यही बात करी थी. अब वो क्या बोल रहे हैं, अब देखो ये तो बुक प्रॉफिट की बात हो गई. बुक्स में प्रॉफिट कितना दिख रहा होगा, 180 दिख रहा होगा. अब सपोज वो जो 20,000 था उसमें से 5,000 आपने वापस जनरल रिजर्व में से निकाल के P&L में क्रेडिट कर दिया. अब ये जो 5,000 है ये आपके इस साल के P&L में दिख रहे हैं. अब क्योंकि ये P&L में दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं शेड्यूल 3 में जुड़ के आ गए, बुक प्रॉफिट में आ गए. तो इनकम टैक्स ने बोला कि जब जिस साल इस पैसे को आपने प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया था तब हमने इस ट्रांसफर को कंसिडर नहीं किया था और आपसे पूरे 2 लाख के ऊपर टैक्स लिया था. तो कहीं ना कहीं इस 20,000 पे आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो. अगर इस 20,000 में से कोई भी पोर्शन अब आप थोड़ा सा लेकर अपने प्रॉफिट में जोड़ रहे हो तो अब हम इसके ऊपर वापस से टैक्स नहीं लेंगे. इन शॉर्ट दिस इज टू अवॉइड द डबल टैक्सेशन. सो अगेन दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड. व्हाट आई हैव रिटन, amount withdrawn from reserves, if it is credited to P&L, first condition it should be credited to P&L, then only it will be reduced. And if earlier when this reserve was created, the reserve from which the amount has been transferred to the profit, if when this reserve was created at that point of time you had added that amount in the book profit, then you have already paid tax on that point, so you are not required to pay tax again. So क्या कर लेंगे हम, उसको बुक प्रॉफिट में से अब माइनस कर लेंगे. आ रहा है समझ में? चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट, अब देखो आपको सारे के सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपके ऐड पॉइंट से कनेक्टेड मिलेंगे. सो फर्स्ट एग्जेम्प्ट इनकम, यहीं पे मैंने आपको ये चीज बोली थी कि 10, 11, 12 की एग्जेम्प्ट इनकम के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है बुक प्रॉफिट में. ठीक है, यहाँ पे मैं जहां जहां पे टैक्स बोल रही हूँ ना वो मेरा बुक प्रॉफिट ही है, आपको उसको नॉर्मल से लिंक मत करना. सो एग्जेम्प्ट इनकम पे बुक प्रॉफिट मानकर उसके ऊपर मैट नहीं लेती है सरकार. तो मैट नहीं देना है तो आप यहाँ से उसको लेस कर रहे हो. एग्जेम्प्ट इनकम कौन सी, 10, 11, 12. इफ इट इज क्रेडिटेड इन द P&L, तो इफ इट इज क्रेडिटेड इन द P&L व्हाट दे आर सेइंग दैट रिड्यूस इट, लेस कर दो, मत दो उस पे टैक्स. क्योंकि इनकम
इनकम पे टैक्स नहीं है, इसीलिए उसके एक्सपेंडिचर पे भी आपको डिडक्शन नहीं मिल रही है। सिमिलरली इस पॉइंट को एक बार के लिए छोड़ दो, ये एक जैसे पॉइंट सारे पहले पढ़ लेते हैं। अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम, सॉरी ये वाले पे आ जाओ, शेयर ऑफ एओपी बीओआई, सेम चीज जो मैंने यहाँ पर बताई थी आपको। एओपी बीओआई का वो शेयर जिसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है एज पर द रेगुलर प्रोविजंस, अगर उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है तो उसे बुक प्रॉफिट से भी बाहर कर दिया जाता है। तो इफ द शेयर ऑफ एओपी बीओआई ऑन विच नो टैक्स इज पेबल बाय द मेंबर, if it is credited in the books, you are reducing it from the book profit, therefore you will be reducing the expenditure on that particular income. So क्योंकि इनकम हट रही है, एक्सपेंडिचर हट रहा है। सिमिलरली इनकम ऑफ फॉरेन कंपनी, ये सेम वही इनकम है जो मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा था थोड़ी देर पहले, तो सेम वही इनकम है। अगर उसका रेट 15% से कम है, याद होगा आपको, क्योंकि रेट उसका 15% से कम है तो यहाँ से उन्होंने उसको बाहर कर दिया कि अगर आपने P&L में जोड़ा भी है तो भी हटा दो, उस पे मैट मत दो, जो उसका एक्चुअल रेट है उसी पे टैक्स भरो। क्योंकि उसमें मैट नहीं ले रहे हैं तो उसके ऊपर आपको खर्चे का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। बिकॉज दे आर नॉट चार्जिंग मैट, यू विल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम द डिडक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर इनकम। सिमिलरली आगे आ जाते हैं हम इनकम ऑफ फॉरेन कंपनी। नेक्स्ट रॉयल्टी अंडर सेक्शन बीबीएफ, एक्सपेंडिचर ऑन इनकम अंडर सेक्शन बीबीएफ। अब आगे बात समझ में है ना। सो ऐड और लेस को पैरेलल लिखने का मतलब क्या निकला, आपके आधे पॉइंट्स तो यूं ही कम हो गए लेस वाले, है ना, समझने में यूं ही आसान हो गया कि क्यों इस एक्सपेंडिचर को हटाया, क्योंकि सरकार ने बोला इनकम पे टैक्स मत दो, तो इनकम पे मैट नहीं ले रहे इसलिए एक्सपेंडिचर भी हटा दिया। अब आ जाते हैं ऊपर जो पॉइंट छोड़ा था मैंने उसके ऊपर जो पॉइंट छोड़ा था वो है डेप्रीसिएशन। तो यहाँ पे देखो डेप्रीसिएशन हम इधर भी ऐड कर रहे थे, ये रहा डेप्रीसिएशन हमने ऐड भी किया और लेस भी किया, पर अंतर क्या है, ऐड पूरा का पूरा होगा, ठीक है, जितना डेप्रीसिएशन है पहले आप पूरा ऐड बैक कर दोगे, और जब लेस करेंगे मतलब आपको अलाउएबल कितना है डेप्रीसिएशन, एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन क्लेम ऑन रीवैल्यूड असेट। अगर कोई असेट रीवैल्यू हुई है और उस रीवैल्यूड पोर्शन के ऊपर भी आपने डेप्रीसिएशन क्लेम किया है तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो मतलब सपोज आपका टोटल डेप्रीसिएशन है 5 लाख, जिसमें से रीवैल्यूड पोर्शन का डेप्रीसिएशन है 1 लाख, तो ऐड आप पूरा करोगे 5 लाख और माइनस आप करोगे 4 लाख, मतलब इन शॉर्ट जो 1 लाख है उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन excluding claim on revaluation of asset, that is the difference between these two depreciations. Next, amount withdrawn from revaluation reserve, अगर revaluation reserve से कोई amount withdraw किया है and credited to P&L, revaluation से निकाल के कहाँ पे डाल दिया, P&L में डाल दिया, उसको हटा देंगे, लेस कर देंगे, to the extent it does not exceed the amount on depreciation of revalued asset, to the extent it does not exceed the amount of depreciation on revalued asset, ठीक है। तो उतने एक्सटेंट तक उसके अलावा माइनस नहीं होना है। So to the extent it does not exceed the amount of depreciation on revalued asset. Next, ये AOP BOI वाले पॉइंट्स तो हमने कर ही लिए। नोशनल गेन्स, हाँ, अब इन सब चीजों को एक साथ कनेक्ट करते चलो। नोशनल गेन, नोशनल लॉस, एक्चुअल गेन, एक्चुअल लॉस। देखो एक ये पॉइंट, फिर एक ये पॉइंट, फिर एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। इन चारों का जो तथ्य निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि अगर आपको एक्चुअल लॉस हुआ या एक्चुअल गेन हुआ तो एक्चुअल लॉस का डिडक्शन देगा सरकार, एक्चुअल गेन पे मैट लेगा सरकार। नोशनल लॉस, नोशनल गेन पे ना आपको टैक्स देना है ना आपको डिडक्शन मिलेगा। हमने यहाँ ऐड किया था नोशनल लॉस, यहाँ माइनस हो रहा है एक्चुअल लॉस। नोशनल लॉस नॉट अलाउड, you cannot claim deduction, but if you are having loss actually then you can claim it as a deduction from your profit. Actually loss हुआ है, माइनस कर लो, हम उस पे टैक्स नहीं लेंगे। नोशनल गेन्स विल बी रिड्यूस्ड, नोशनल गेन हुआ है उस पे हमको टैक्स नहीं चाहिए, रिड्यूस कर दो। तो अगर आपने आपके P&L में कोई नोशनल गेन क्रेडिट करके रखा है, रिड्यूस इट, वी डू नॉट वांट मैट ऑन दैट। बट इफ यू हैव एक्चुअल गेन दैट इज टू बी एडेड। If it is already added, no need to make any adjustment. But if it is not, you will have to add it specifically and pay MAT on that. So in short, घूम फिर कर कॉमन वो क्या निकल के आ गया कि ऐसे केसेस में लॉस या गेन नोशनल है तो बाहर कर देंगे, अगर प्लस हो चुका है तो माइनस कर दो, अगर माइनस हो चुका है तो प्लस कर दो, और अगर एक्चुअल है तो उसे कंसिडर करना है, ठीक है। आगे चले। अब ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, इन दोनों पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझना है। इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं क्योंकि ये कुछ
समय पहले ही चेंजेस हुए हैं इन पॉइंट्स में। यहाँ पर मैंने दोनों जगह सेम चीजें लिखी हुई दिख रही होंगी आपको, एक जगह मैंने और पे मार्क किया है, एक जगह मैंने एंड पे मार्क किया है। नॉर्मली जो पुराना प्रोविजन था वो इस तरीके से था कि आपका जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस होता है, नाउ दिस इज अगेन एज पर कंपनीज, ठीक है, हम इनकम टैक्स के बारे में मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस वगैरह उसके हिसाब से नहीं, सब कंपनीज के हिसाब से, ठीक है, सब मैट के हिसाब से। तो जो आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या आपका अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, उन दोनों में से जो कम अमाउंट होता था उसका आपको डिडक्शन मिलता था। ये प्रोविजन अभी भी एग्जिस्ट करता है। मतलब इन शॉर्ट, सपोज आप इस साल का मैट कैलकुलेट कर रहे हो, आपका प्रॉफिट है मान लो 10 लाख का, ठीक है, ये पहला साल है जब आपके ऊपर मैट लग रहा है, इसके पिछले साल आपको बुक में लॉस था, बुक लॉस था आपका, ठीक है, तो बुक लॉस था आपका 6 लाख का, ठीक है, और 6 लाख का लॉस डेप्रिसिएशन के बाद का लॉस था। चलो एक बार के लिए इसको छोड़ देते, पहले इजी समझते हैं। 6 लाख का अनअब्सॉर्ब लॉस था और 2 लाख का डेप्रिसिएशन था, ठीक है, मतलब पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस था 6 लाख और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन था 2 लाख, विच एवर इज लोअर, कौन सा लोअर है, 2 लाख। तो इस साल जब आप मैट कैलकुलेट करोगे तो आपके बुक प्रॉफिट में से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन विच एवर इज लोअर का आपको क्या मिलता था, डिडक्शन मिलता था, ठीक है। इसके साथ एक और प्रोविजन क्या था, अगर आपका जो लॉस है वो डेप्रिसिएशन के बाद है तो यू हैव टू एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन, मतलब द लॉस शैल नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। मतलब ये जो 6 लाख का लॉस मैं बोल रही हूं, अगर ये 2 लाख के डेप्रिसिएशन के बाद का लॉस है तो आप 6 लाख नहीं कंसिडर करोगे, 4 लाख करोगे। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तो हम अलग से ले ही रहे हैं। तो 4 लाख का जो लॉस है वो मेरा डेप्रिसिएशन माइनस करने के पहले का लॉस था, ये मेरा एक्चुअल लॉस है ना। बाकी का लॉस क्यों बढ़ गया? डेप्रिसिएशन के कारण बढ़ गया। तो उन्होंने क्या बोला, डेप्रिसिएशन का तो हम आपको अलग से दे ही रहे हैं, मतलब डेप्रिसिएशन तो आप अलग से कंपेयर कर रहे हो, तो लॉस शैल नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। तो अगर आपका लॉस आ रहा है 6 लाख और उसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो आप बिना डेप्रिसिएशन माइनस करे वाला लॉस निकालो 4 लाख और उसे कंपेयर करो अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन मतलब वो डेप्रिसिएशन जो कि माइनस नहीं हो पाया, प्रॉफिट नहीं था आपके पास, तो वो डेप्रिसिएशन अब्सॉर्ब नहीं हो पाया। 6 लाख 2 लाख, 6 लाख में से 2 हटा दिया तो 4 लाख 2 लाख, विच एवर इज लोअर 2 लाख का आपको डिडक्शन मिल गया। दोनों में से अगर कुछ भी 0 हो जाता था तो डिडक्शन नहीं मिलता था। मतलब सपोज कि बुक्स में आपका प्रॉफिट था 2 लाख का, ठीक है, बुक्स में आपका प्रॉफिट था, ध्यान से समझना इन सब चीजों को। बुक में आपका प्रॉफिट था 2 लाख का, अब आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट था 5 लाख, प्रॉफिट कितना 2 लाख, डेप्रिसिएशन कितना है 5 लाख। आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो एक चार्ज है, माइनस करना ही पड़ेगा, तो लॉस हो गया -3, है ना। 2 का प्रॉफिट था, 5 का डेप्रिसिएशन, लॉस में चले गए -3। -3 का जो लॉस है ये किसके कारण आ रहा है? डेप्रिसिएशन के कारण आ रहा है। अगर डेप्रिसिएशन नहीं होता तो क्या मेरे बुक्स में लॉस होता? नहीं। मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है क्या मुझे एक्चुअली? नहीं। जो 3 लाख है वो सिर्फ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, वो कोई एक्चुअल लॉस नहीं है। तो लॉस क्या है? 0। कोई लॉस है क्या? नहीं। डेप्रिसिएशन कितना है? अनअब्सॉर्ब्ड 3। So basically in this case, because there is no loss, actually there is no loss in books, you will not get any deduction. आ रही है बात समझ में? So दोनों में से जो भी कम होता था उसका आपको डिडक्शन मिलता था। Loss shall not include depreciation and if any one of the figure is nil, then you will not get any deduction. अब इसके साथ उन्होंने एक नई चीज बताई है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। कुछ स्पेसिफिक केसेस में, तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको ध्यान देना है कि क्या हमारी कंपनी इन स्पेसिफिक केसेस में आ रही है। कौन से केसेस मैं बता रही हूं आपको। इन केसेस में अगर आपकी कंपनी आती है तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और हिंदी वाला, ठीक है, और मतलब एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कौन सी कंपनीज है? देखो, सबसे पहला ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। फर्स्ट, कंपनी, its subsidiary and the subsidiary of such subsidiary
where the tribunal on an application moved by the central government under section 241 has suspended the board of directors and has appointed new directors who are nominated by the central government. तो ट्राइब्यूनल की एप्लीकेशन के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके जो वो थे पुराने डायरेक्टर्स उनको हटा दिया है और नए डायरेक्टर्स को लाके खड़ा कर दिया है। अगर आपकी ऐसी कंपनी है तो आपको दोनों का डिडक्शन मिल जाएगा। और कंपनी अगेंस्ट whom an application for corporate insolvency resolution process has been admitted by adjudicating authority under the insolvency and bankruptcy code। तो अगर insolvency bankruptcy code में आपका corporate insolvency का resolution accept हो चुका है तो भी दोनों ही केसेस में आपको क्या रहेगा, brought forward loss and unabsorbed depreciation। Again in this case also loss shall not include depreciation। तो ये पॉइंट दोनों में सेम है, that loss shall not include depreciation। ठीक है। सो अब ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि कब और है और कब एंड है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट, प्रॉफिट ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी। अगर कोई सिक इंडस्ट्रियल कंपनी है तो उसका प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट के ऊपर मैट नहीं लिया जाएगा, माइनस कर देंगे। और लास्ट है डेफर्ड टैक्स इफ सच अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द पीएनएल। सो ये सब चीजें अगर आपकी बुक्स में प्लस है माइनस है तो आपको एडजस्टमेंट्स देने हैं। अगेन इनके बाहर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं देना है, चाहो तो लिख लो। इस चीज पे क्वेश्चंस भी हैं, हम बात भी करेंगे उनके बारे में कि आपको इन एडजस्टमेंट्स के बाहर और कोई एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट नहीं देना है। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड द कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। इसके आगे भी है, मैट के और भी कंडीशंस होते हैं, एप्लीकेबिलिटीज के ऊपर होते हैं, इंड एस कंप्लायंट कंपनीज को क्या करना है वो भी हमें समझना है। दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। अभी के लिए आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ना है, क्या ऐड हो रहा है, क्या लेस हो रहा है। एंड कहीं पे भी कोई भी डाउट है बिल्कुल फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, नो इश्यूज एट ऑल। एंड एक चीज छोटी सी लास्ट में बोलूंगी बस कि ऐड लेस याद रखने का सबसे आसान तरीका, ऐड में दो चीजें हैं अगर हम ब्रॉडली बात करें तो। पहला, ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो कि आप माइनस कर चुके हो बट मैट उसके ऊपर अलाउड नहीं है, मतलब डिडक्शन अलाउड नहीं है तो आपको ऐड करना है। प्लस ऐसी इनकम्स जिसपे मैट लग रहा है पर आपने पीएनएल में नहीं जोड़ा, दो चीजें ऐड हो रही है। दूसरा लेस, पहली चीज ऐसी इनकम्स जो जुड़ी हुई है पीएनएल में पर उस पे मैट नहीं लगेगा, या फिर ऐसे एक्सपेंसेस जो कि आपने माइनस कर ऐसे एक्सपेंसेस जो कि आपने माइनस नहीं करे हैं बट उन्होंने बोला है कि अलाउड है। ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द की पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान रखने हैं कि ऐड क्या क्या हो रहा है, लेस क्या क्या हो रहा है। छोटी छोटी चीजें जो मैंने हाईलाइट करी हैं वो सब मार्क करो। ऐसा ही एक बार प्रॉपरली समझ के एक रीडिंग लगा लो जो टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में, और कहीं पर भी आपको कोई भी इश्यूज हैं यू कैन इजीली कॉन्टैक्ट। ऑल द वेरी बेस्ट एंड नाउ वी कंटिन्यू द फर्दर पार्ट इन द नेक्स्ट पार्ट।